नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। साथियों, हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सीरीज़। उसमें हम चर्चा कर रहे हैं विलियन नाम के चैप्टर की, और विलियन नाम के चैप्टर का आज ये थर्ड पार्ट है, तीसरा लेक्चर है। विलियन का ये पार्ट होते ही आपके सिर्फ एक यूनिट और बाकी रहेगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बाकी सारी यूनिट के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मैंने करवा दिए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सिस्टमेटिक तरीके से सारी यूनिट प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा क्वेश्चन बैंक सीरीज़ की। तो चलिए शुरुआत करें बेटा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल CCl3COOH और ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल CF3COOH। साथियों, इसी क्रम में इनका हिमांक जो है बढ़ता जाता है, मतलब एसिटिक अम्ल का हिमांक सबसे कम है, फिर ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, फिर ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल। यदि इनको हम किसके साथ में मिला दें, जल के साथ में मिलाएं, तो H2O के साथ में हम एसिटिक अम्ल मिलाएंगे, H2O के साथ में हम ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल मिलाएंगे, H2O के साथ में हम ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल मिलाएंगे। तो इनका जो हिमांक है वो हिमांक इस क्रम में ये होगा, है ना। इस क्रम में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा हिमांक किसका रहेगा, CF3COOH। तो हिमांक में अवनमन, है ना, मतलब क्या हो रहा है कि H2O के अंदर CH3COOH मिला रहा है, CCl3COOH मिला रहा है, CF3COOH मिला रहा है। तो जो ये मिलाएंगे तो हिमांक में अवनमन ज़्यादा होगा। हिमांक में अवनमन क्या होगा, ज़्यादा होगा। H2O के अंदर समान क्वांटिटी ले रहे हैं, H2O की समान क्वांटिटी ले रहे हैं और समान मात्रा में ये अम्ल ले रहे हैं, समान मात्रा में ये अम्ल रहे। तो सबसे ज़्यादा हिमांक में अवनमन किसके कारण होगा, CF3COOH के कारण होगा। कहने का मतलब ये है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि किसी पदार्थ का हिमांक उस तापमान को कहा जाता है जिस तापमान पर द्रव अवस्था में पदार्थ का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। कुल मिला के जिस हिमांक बिंदु पर जो होता है, किसके बीच साम्यावस्था रहती है भैया, ठोस और द्रव के बीच में साम्यावस्था रहती है। ठोस और द्रव के बीच में क्या रहती है, साम्यावस्था रहती है। तो यहाँ पर कहा गया कि जिस ताप पर द्रव अवस्था में पदार्थ का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो, उसे हम कहेंगे हिमांक। अब आगे बात करें, क्या कह रहे हैं ये, इसका जो कोई विलियन हिमांक बिंदु दर्शाता है जब वाष्प दाब द्रव अवस्था में बराबर ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो। कोई विलियन हिमांक बिंदु दर्शाता है जब वाष्प दाब द्रव अवस्था में बराबर हो ठोस अवस्था में वाष्प दाब के। राउल्ट के नियम के अनुसार जब कोई अवाष्पशील ठोस को विलायक में मिलाया जाता है, जब कोई अवाष्पशील ठोस को विलायक में मिलाया जाता है तब इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है साथियों, और यह निम्न ताप पर ठोस विलयन के बराबर होता है। विलयन का हिमांक बिंदु कम होता है जैसे जैसे आप उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाओगे। तो माना शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु T0F है तथा TF को अवाष्पशील विलेय का हिमांक बिंदु है, तब क्या कहेंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल TF इक्वल T0F माइनस TF हो जाएगा। हिमांक बिंदु में आपेक्षिक अवनमन डेल TF का है, हिमांक बिंदु में अवनमन है, हिमांक बिंदु में अवनमन हो रहा है। T0F क्या है, विलायक का हिमांक बिंदु है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका जो है एक तो विलायक है, विलायक का हिमांक क्या है, अब उस विलायक के अंदर कोई विलेय पदार्थ मिला दोगे तो उस कंडीशन में आपका जो है हिमांक क्या मिलेगा, विलयन बन गया। विलयन के अंदर क्या है, कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, उस कंडीशन में आपका जो हिमांक में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और हिमांक में कमी को डेल TF इक्वल T0F माइनस TF फार्मूले से निकालेंगे। अवनमन स्थिरांक KF के लिए इकाई kg मोल इनवर्स है। यदि W2 ग्राम विलेय को, ध्यान रखना, W2 ग्राम, ये जो दी हुई है चीज़, इसको आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा, M बराबर W2/M2, ठीक है, गुणित 1000/W1। यहाँ पर ये W1 विलायक का भार है, ये W2 विलेय का भार है और ये विलेय का अणुभार है। ये फार्मूला है साथियों। होता क्या है, डेल TF प्रोपोर्शनली होता है M, मोललता के समानुपाती होता है हिमांक में अवनमन, है ना, मोललता के समानुपाती होता है। या इसको लिख लो आप, डेल TF इक्वल KFM लिखो तो भी चलेगा। अवनमन स्थिरांक KF के लिए इकाई kg मोल इनवर्स है। यदि W2 ग्राम विलेय को W1 ग्राम विलायक में, किसमें, W1 ग्राम विलायक के साथ मिलाकर हिमांक बिंदु में अवनमन दर्शाता है, तब मोललता क्या होगी, M बराबर W2
बटे M2 इंटू 1000 बटे W1, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, फार्मूला एक ही बात है। समान मात्रा में एसिटिक अम्ल का हिमांक बिंदु ज्ञात किया जा सकता है ना, जब अपने को सारी चीज़ें मालूम हो, उसका भार, अणुभार, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। विलायक का भार कितना ले रहे हैं, विलेय का भार, विलेय का अणुभार, तो एसिटिक अम्ल का हिमांक बिंदु ज्ञात किया जा सकता है। कौन से? इस फार्मूले से, इस फार्मूले से, है ना, इस फार्मूले से अपन जो है हिमांक बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा? डेल TF इक्वल KFM, इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। शर्त है अपने को ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो एसिटिक अम्ल का हिमांक बिंदु ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे ही ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल का भी ज्ञात करेंगे और ऐसे ही इसी फार्मूले से ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल का भी ज्ञात करेंगे। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़े। क्वेश्चन है आपके पास, एल्कोहल एवं जल के 1 विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है? होता क्या है साथियों, एल्कोहल और जल, एल्कोहल के मॉलिक्यूल और जल के मॉलिक्यूल के बीच में, एल्कोहल एवं जल के 1 विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है? आणविक अन्योन्य क्रिया की, एल्कोहल के मॉलिक्यूल, एल्कोहल को अपन ROH से लिख दे और H2O, HOH, RO और H। साथियों होता क्या है कि एल्कोहल के मॉलिक्यूल और जल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब आप ये कह सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अपनों ने ROH और एक है HOH, ये हो गया विलेय, हो गया एल्कोहल, ये है आपका विलायक, ठीक है। तो विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया इसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण विलेय विलायक अट्रैक्शन ज़्यादा होता है बजाय विलेय विलेय या विलायक विलायक के। अगर एल्कोहल एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है तो विलेय विलेय अट्रैक्शन बात कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है तो वाटर मॉलिक्यूल विलायक विलायक के बीच में अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब एल्कोहल को जल में मिलाया जाता है तो एल्कोहल और जल के बीच में, मतलब विलेय विलायक के मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहते हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस काम करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, धनात्मक विचलन शो करता है, धनात्मक विचलन लिखना आप, धनात्मक। एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण अनादर्श विलयन बनाते हैं, यह विलयन धनात्मक विचलन दर्शाता है। कौन सा विचलन दर्शाता है? धनात्मक विचलन दर्शाता है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की स्थिति में विलेय विलेय और वह विलायक विलायक अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल विलेय विलायक अणुओं के आकर्षण बल की तुलना में कम होता है। मतलब क्या बात करी? विलेय विलेय मतलब एल्कोहल एल्कोहल के बीच में और जल जल के बीच में अट्रैक्शन कम होता है बजाय विलेय विलायक के बीच में अट्रैक्शन, मतलब एल्कोहल और जल के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन के बजाय। यही लिया हुआ है। विलेय विलेय मतलब एल्कोहल एल्कोहल, विलायक विलायक मतलब जल और जल के अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल विलेय विलायक अणुओं के आकर्षण बल की तुलना में कम होता है। मतलब इसमें जो होता है एल्कोहल एवं जल के विलयन में क्या होता है कि एल्कोहल और जल के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा रहता है, विलेय विलायक अणुओं के आकर्षण बल की तुलना में कम होता है। परिणाम स्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है, वाष्प दाब कम हो जाता है। एथिल अल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, है ना, एथिल अल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। जब एथिल अल्कोहल में जल मिलाया जाता है, क्या कह रहे हैं अपन, जब एथिल अल्कोहल में जल मिलाया जाता है तब जल व एथिल अल्कोहल के मध्य नए हाइड्रोजन आबंध स्थापित हो जाता है। एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बंध से स्थापित है, हाइड्रोजन बंध जुड़ा लगा हुआ है इनके बीच में, एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन जब इसके अंदर जल मिलाया जाता है तो किसके बीच हो जाता है? एल्कोहल और जल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, एल्कोहल और जल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। एथिल अल्कोहल के जल व एथिल अल्कोहल के मध्य नए हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। ऐसे विलयनों की एंथैल्पी का मान बढ़ता है, अतः यह प्रक्रम क्या हो जाता है? ऊष्मा शोषक है। कैसा है? ऊष्मा शोषक है। तथा आयतन का मान भी बढ़ जाता है, अतः डेल एच क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, और डेल वी भी ज़्यादा हो जाएगा। आयतन भी बढ़ रहा है, एंथैल्पी भी बढ़ रही है। डेल एच ग्रेटर देन 0 और डेल वी ग्रेटर देन 0। गर्म करने पर विलयन में की घुलनशीलता क्या होती है? ऐसे विलयनों में डेल एच ज़्यादा हो या डेल वी ज़्यादा हो तो गर्म करने पर घुलनशीलता बढ़ती है इस कंडीशन में। तो ये है साथियों, इसको कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह इसमें गलती है, इसकी जगह ऋणात्मक की जगह आप क्या करोगे? धनात्मक विचलन कर देना, बस स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर हो गया आपका ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठोसों की द्रव में विलेयता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठोसों की द्रव में विलेयता आसान सा, हम कई एग्जाम्पल देखते हैं ठोसों में द्रव में विलेयता के। अपन नमक पानी में डाल रहे हैं, है ना, नमक को पानी में डालेंगे तो ठोसों में द्रव की लेता है, शक्कर को पानी में घोलेंगे तो ठोसों की द्रव में विलेयता, या कोई दूसरी चीज़ें घोल रहे हैं तो ठोसों को द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन है आपका, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या होगा, खासियत होती है साथियों, कुछ चीजें जरूरी नहीं है कि हर एक ठोस को हर एक द्रव में घोला जा सके। पॉइंट नोट करना, जरूरी नहीं कि कोई भी ठोस को, जैसे कि अपन जो है यहाँ पर ये H2O लिया है, H2O के अंदर अगर आप नमक डाल रहे हो, NaCl डाल रहे हो तो घुल रहा भैया, लेकिन इसी नमक को किसी बेंजीन के अंदर डाल रहे हो, बेंजीन बोले तो C6H6 के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, नमक को बेंजीन के अंदर डाल रहे हो तो वहाँ पर नमक नहीं घुल रहा है। तो भैया इनकी खासियत होती है, खासियत तो ये होती है कि विलायक, अलग अलग विलायक की प्रकृति अलग अलग होती है। विलायक ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक होते हैं। ऐसे विलेय पदार्थ भी ध्रुवीय विलेय पदार्थ और अध्रुवीय विलेय पदार्थ। तो होता क्या है साथियों कि ध्रुवीय विलेय पदार्थों की ध्रुवीय विलायक में घुलने की प्रवृत्ति होती है और अध्रुवीय विलेय पदार्थों की अध्रुवीय विलायकों में घुलने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप ध्रुवीय विलायक को, जैसे कि ये नमक जो है वो ध्रुवीय विलायक है, मेरी बात समझना, नमक जो है ये ध्रुवीय है, अगर आप ध्रुवीय विलेय पदार्थों को अध्रुवीय विलायक में घोलोगे नहीं घुलेगा। नमक को पानी में घोलोगे घुल जाएगा, नमक को यहाँ घोलोगे नहीं घुलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यही चीज़ दी हुई है कि प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl व शर्करा जल में आसानी से घुल जाती हैं, नमक और शक्कर को जल में आसानी से घोल सकते हैं, बढ़िया बात है। जबकि नेफ्थेलिन और एंथ्रासिन पानी के अंदर डालेंगे तो नहीं घुलेंगे। क्यों नहीं घुलेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना। नेफ्थेलिन और एंथ्रासिन जो है अध्रुवीय विलेय पदार्थ है और जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है। तो अध्रुवीय विलेय पदार्थों को ध्रुवीय विलायकों में नहीं घोला जा सकता। ध्रुवीय विलेय पदार्थों को ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलेय पदार्थों को अध्रुवीय विलायकों में घोला जा सकता है, यही दे रखा है, ठीक है। दूसरी ओर नेफ्थेलिन व एंथ्रासिन बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड व शर्करा नहीं घुलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही। आपने ये बेंजीन लिया, इसमें बेंजीन लिया, बेंजीन के अंदर नेफ्थेलिन और एंथ्रासिन आसानी से घुल रहा है। इसकी दोस्ती किसके साथ है, नेफ्थेलिन और एंथ्रासिन, ये आसानी से घुल रहा है इसमें, किसमें, बेंजीन में। लेकिन नेफ्थेलिन और एंथ्रासिन को आप पानी में घोलने जाओगे नहीं घुलेगा। पानी के अंदर क्या घुल रहा है, शक्कर घुल रहा है, सुक्रोज घुल रहा है, नमक घुल रहा है, वो घुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात दे रखी है। तो ये क्या, इसका क्या कारण है, यह देखा गया है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। सामान्यतः एक विलेय विलायक में घुल जाता है यदि दोनों में अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं समान हो। हम कह सकते हैं कि समान समान में घोलता है, समान समान को घोलता है। मेरी बात समझ में आई। मतलब ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय पदार्थों को घोलता है, अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय पदार्थों को घोलता है। मतलब बेंजीन के अंदर आप नेफ्थेलिन और एंथ्रासिन डालोगे घुल जाएंगे, पानी के अंदर नमक और सुक्रोज डालोगे घुल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विलीनीकरण या घुलना कहलाती है। इससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। इसी समय विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट्य कर विलयन से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। होता है क्या, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ना, तो क्रिस्टलाइजेशन में जो विलायक के पदार्थ है, विलायक में विलेय के पदार्थ हैं, अगर ठंडा करते हैं तो वापस वो अलग होने लगते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है। यह प्रक्रिया विलीनीकरण कहलाती है। घुल रहा है तो विलीनीकरण। अब उसको विलेय पदार्थों को वापस सेपरेट करना तो उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। इसमें से विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। इसी समय विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस
विलेय के कणों के साथ संघट्य कर विलयन से अलग हो जाते हैं विलेय के कण, तो यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है। इस परिस्थिति में विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से पृथककारी विलेय के कणों की संख्या के बराबर होगी और गतिक साम्य की प्रावस्था पहुंच जाएगी। इस स्थिति में दिए गए ताप व दाब पर विलयन में उपस्थित विलेय की सांद्रता स्थिर रहेगी, है ना। उससे ज़्यादा एक कंडीशन है, उससे ज़्यादा मिलाओगे तो फिर घुलेगा नहीं विलेय पदार्थ। विलेय प्लस विलायक क्या बनता है? विलयन बनता है। जब गैस को द्रवीय विलायकों में घोला जाता है तब भी ऐसा ही होता है। इस प्रकार का विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर अधिक विलेय नहीं घोला जा सके उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। और विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता दिए गए ताप व दाब पर। अगर ताप और दाब के साथ छेड़खानी करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जिसका पेट भरे नहीं, घोले जाओ। वह विलयन जिसमें उसी ताप और अधिक विलेय घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जो कि बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में होता है संतृप्त विलयन कहलाता है। एवं इसमें विलायक की दी गई मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा होती है। ऐसे विलयनों को विलेय की सांद्रता उसकी विलेयता कहलाती है। अब अपने को तो इफेक्ट प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, ताप का प्रभाव क्या होता है? अगर ठोस को किसमें घोलेंगे? द्रव में। टेम्परेचर का प्रभाव, एक तो इफेक्ट देख लिया अपनों ने। प्रभावित करने वाले कारक की बात करें ना, पहले क्या लिखेंगे कि ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलेय पदार्थ घुलने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय पदार्थ घुलने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात समान में घुलने की प्रवृत्ति रखते हैं। इतना लिख लोगे काफ़ी, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसमें आप? ताप का प्रभाव। किसको घोल रहे अपन? द्रव के अंदर ठोस को घोल रहे हैं, तो ताप का इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो होता क्या है कि जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता उस ठोस की उस द्रव में क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ठोसों की द्रव में विलेयता ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इक्वेशन कहाँ पे दे रखी है? अब तो ये लिख लेना का ताप परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः यह निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती हो तो ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए, और यदि यह ऊष्माक्षेपी हो तो विलेयता कम होनी चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पे बात, कोई भी क्रिया विलयन में घुलने की प्रक्रिया, है ना, विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी हो तो ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए, और यदि यह ऊष्माक्षेपी हो तो विलेयता कम होनी चाहिए। इसे प्रयोगात्मक रूप से भी देखा गया है। अलग अलग कंडीशन होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी के लिए डेल एच ग्रेटर देन 0 होगा, ऊष्माक्षेपी के लिए डेल एच जो है लोअर देन 0 होता है। अगर ऊष्माशेषी हो तो ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। जो अभिक्रिया ऊष्माशोषी है उनमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घुलनशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। और ऊष्माक्षेपी में उल्टा होता है, ऊष्माक्षेपी में विलेयता कम होती है ना, ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है, इतना याद रख लेना। फिर बात करें दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव तो भैया गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ेगा। अब आपका ठोस है, द्रव है, उसमें दाब के प्रभाव का क्या फर्क पड़ेगा? तो ये लिखा हुआ है कि ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं एवं दाब परिवर्तन से सामान्यतः अप्रभावित रहते हैं। यदि गैस को घोलना हो द्रव के अंदर तो वहाँ पर दाब का इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर ठोस द्रव के अंदर ठोस को घोलना है तो यहाँ पर दाब का इफेक्ट क्या पड़ेगा? नगण्य, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका वाष्प दाब की परिभाषा। वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब, तो जब भी वाष्प दाब की बात करते हैं अपन, होता क्या है साथियों कि कोई द्रव ले रखा है, विलायक ले रखा है, उसको गर्म करेंगे तो उसके ऊपर क्या है? वाष्प है, और ये वाष्प वापस इसी द्रव की सतह पर क्या लगा रही है? दाब लगा रहे हैं। तो किसी दाब पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, उसी द्रव की वाष्प द्वारा लगाया गया दाब किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। या स्थिर ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब निश्चित और स्थिर होता है। वाष्प दाब का मान द्रव का ताप बढ़ने पर, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा।
जिस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहेंगे, वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। उस टाइम पर क्या हो जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा। समझना इस बात को, जिस निश्चित तापमान पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो हर एक दाब का अलग अलग, हर एक द्रव का अलग अलग क्वथनांक होता है। जैसे पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि उस द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, वो उसका क्या हो गया, क्वथनांक हो गया। तो जिस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। प्रत्येक द्रव का एक निश्चित और स्थिर क्वथनांक होता है। किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी द्रव अवस्था के वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति की माप है। किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी द्रव अवस्था में से वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति का माप है। अब बात करें विलयन का वाष्प दाब। विलयन के वाष्प दाब की बात करते हैं। विलयन का वाष्प दाब कहां पे यार, आपके पास में एक तो विलयन ले रखा है और एक विलायक ले रखा है। यहां पे आपने विलायक ले रखा है और यहां पर ले रखा है विलयन। अब यदि आपने शुद्ध विलायक ले रखा है तो उस कंडीशन में ये जो वाष्प के कण है वो क्या है, ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा दाब आरोपित होगा। यहाँ पर एक आपने विलयन ले रखा है तो विलयन में विलेय के पार्टिकल भी आएगा, तो विलेय के पार्टिकल सरफेस पर भी होंगे, अंदर भी होंगे, सब जगह होंगे। तो यहाँ पर जो विलायक के पार्टिकल जो वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं उसके कणों की संख्या कम है। मतलब विलयन लिया तो भी वाष्प तो किसकी बन रही, सिर्फ विलायक के पार्टिकल ही बाहर जा रहे हैं, विलेय के पार्टिकल तो अंदर ही है। ठीक है, विलेय के पार्टिकल तो अंदर ही रहेंगे विलयन में, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ ले रखा है। तो यहाँ पर इसका वाष्प दाब क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो मान लो विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिला दे तो एक विलयन प्राप्त होता है। अब यदि हम विलायक का वाष्प दाब ज्ञात करें, उसी विलायक के बने विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। अब यदि हम विलायक का वाष्प दाब ज्ञात करें और उसी विलायक में बने विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें तो पाया जाता है कि विलयन का वाष्प दाब, ये विलयन है, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, इसको प्रूव भी कर रखा है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होने का कारण क्या कारण है, नोट कीजिएगा। वाष्पन कहां पे होता है, सतह पर होता है, पृष्ठ पर होता है। अब क्या होगा, ये जो थ्योरी लिखी हुई है बस ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है सतह पर विलायक के पार्टिकल के साथ साथ विलेय के पार्टिकल भी विद्यमान रहते हैं, ये विलेय के पार्टिकल। और अगर सतह पर वो आड़े आ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, विलायक के पार्टिकल के वाष्प में कन्वर्ट होने में अवरोध पैदा कर रहे हैं। कौन अवरोध पैदा कर रहे हैं, विलेय के पार्टिकल। तो वाष्पन सतह पर होने वाली घटना है। वाष्प दाब द्रव के अणुओं का द्रव के पृष्ठ से हटने की गति पर निर्भर करता है। वाष्प दाब द्रव के अणुओं का द्रव की पृष्ठ से हटने की गति पर निर्भर करता है। चित्र में विलायक तथा विलयन का वाष्प दाब वाष्पन दर्शाया गया है। विलायक की सतह से वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या विलयन की सतह से वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या से अधिक है। यहाँ पर अणुओं की संख्या अधिक है, यहाँ पर कम है। इसका कारण यह है कि विलयनों में उनके सतह पर अवाष्पशील विलेय के अणु भी उपस्थित रहते हैं, है ना, सतह पर अवाष्पशील विलेय के अणु भी उपस्थित रहते हैं, जिससे द्रव की सतह का कुछ भाग अवाष्पशील विलेय के अणुओं द्वारा ढक जाता है। चित्र में दिया गया है। ठीक है, चित्र में विलेय के अणुओं को काले गोलों से दर्शाया गया है। अतः विलयन की सतह से अवाष्पशील विलेय के अणुओं की उपस्थिति के कारण विलयन की सतह से वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या कम होगी। इसके फलस्वरूप शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। निष्कर्ष यह है कि किसी विलायक को विलयन में परिवर्तित कर देने पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्वथनांक क्या हो जाएगा, अगर वाष्प दाब कम हो रहा है तो इसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। वाष्प दाब में यह कमी विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। एक है आपके क्वथनांक में उन्नयन। कॉन्सेप्ट यही है क्वथनांक में उन्नयन का कि आपने कोई विलायक ले रखा है, ये विलायक है, और विलायक के अंदर भाई साहब आपने
कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया है, ये विलयन मिला दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मानना कि जल के अंदर आपने नमक मिला दिया। यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या है, जल है, जल और नमक है, और यहाँ पर सिर्फ आपके पास जल है। अभी जस्ट बात करी थी अपनों ने कि इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, इसका वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। इसका क्वथनांक क्या होगा, अगर वाष्प दाब अगर कम हो गया तो क्वथनांक क्या होना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पहले जिस टेम्परेचर पर ये बॉयल हो रहा था उस टेम्परेचर पर बॉयल नहीं होगा। उस जल के अंदर अपनों ने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक मतलब जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके अंदर जितनी मात्रा में आप नमक मिलाओगे उस आधार पर इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसका क्वथनांक 101 हो सकता है, 102 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जिस हिसाब से आप नमक मिलाओगे उस हिसाब से। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के। अभी क्या बात करी, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, ये विलायक है आपके पास, इसके अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। वाष्प दाब क्या होगा, इसका वाष्प दाब कम होगा, और इसका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होता है। विलायक का वाष्प दाब अधिक, और वाष्प दाब अधिक है तो कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 100 की जगह 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल टीबी से। डेल टीबी क्वथनांक में उन्नयन, है ना, क्वथनांक अंतर को डेल टीबी क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 है, तो इसको शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 और विलयन का क्वथनांक T है, तो इसको निकाल लेंगे T - T0, है ना। तो ये जैसे कि विलयन का क्वथनांक को इसको T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसको T से और इसको T0 से, तो इसमें से ये घटा लो तो क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ ये पता चल जाएगा। माना कि विलयन का क्वथनांक आपके पास 101 है और विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 101 में से आप 100 घटा लो, तो ये जो है आपका डेल टी बी निकल के आ जाएगा कितना, 1 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक में वृद्धि हुई, उन्नयन हुआ। इस तरीके से समझ में आ रहा भाइयों। थोड़ा चैप्टर जो है अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पढ़ रखा होगा तो दिक्कत ही दिक्कत है। आपके पास में क्वेश्चन हाजिर है अगला, रीड कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। यदि 6 ग्राम यूरिया को 32 ग्राम जल में विलय किया जाता है तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना होना चाहिए अपने को, विलय के मोलों की संख्या भी पता होना चाहिए और विलायक के मोलों की संख्या भी पता होना चाहिए, तब जाके आप मोल प्रभाज निकाल पाओगे। जैसे विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो अपन क्या कहेंगे, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। और यदि आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलायक का मोल प्रभाज निकल जाएगा। अभी यहाँ पर अपन बात करें 6 ग्राम यूरिया को 32 ग्राम जल में, आपके पास जल है कितना है, 32 ग्राम, 32 ग्राम जल है, और इसके अंदर क्या डाला आपने, 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया। यहाँ पर यूरिया क्या है, विलेय पदार्थ है, यूरिया क्या है, विलेय पदार्थ है, जल क्या है, यहाँ पर विलायक है, ठीक है, विलय किया गया है। तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना। तो यूरिया का भार कितना दे रखा आपके पास, 6 ग्राम, यूरिया का अणुभार कितना दे रखा, 60 ग्राम दे रखा, जल का भार कितना दे रखा, 32 ग्राम, और जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। अब यूरिया के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी होगी, 6/60, ध्यान रखना, भार बटे अणुभार, 6 क्या है, यूरिया का भार, अणुभार कितना 60, 6/60, तो 0.1 मोलों की संख्या निकल गई यूरिया के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या निकालना है तो 32/18, 1.777, ये जल के मोलों की संख्या निकल गई। अब यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है तो यूरिया के मोलों की संख्या मतलब विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन दोनों, विलय प्लस विलायक मतलब यूरिया प्लस जल के मोलों की संख्या, ये विलयन के मोलों की संख्या हो गई। तो यूरिया के मोलों की संख्या 0.1 बटे 0.1 प्लस 1.77, तो ये हो जाएगा, और इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये यूरिया का मोल प्रभाज निकाल लिया। अगर आपको जल का मोल प्रभाज निकालना है
तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1.77, ये जल के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या 1.87, ये जो भी भाग दे देंगे आपका जो है जल का मोल प्रभाव निकल जाएगा, जल का मोल प्रभाव निकल जाएगा इस फार्मूले से। और यहाँ पर अपनों ने क्या निकाला, यूरिया का मोल प्रभाव। तो पहले मोलों की संख्या निकालेंगे तभी आप मोल प्रभाव निकाल पाओगे। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट लास्ट है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। बहुत बढ़िया, ये भी है आपके क्वेश्चन, राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है, सिर्फ तनु विलयन के लिए मान्य है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम किससे विचलन दर्शाता है, तो सांद्र विलयन की बात करेंगे, वहाँ राउल्ट के नियम की बात मत करना। विद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, जो भी विद्युत अपघट्य विलयन है, क्योंकि विद्युत अपघट्य विलयनों में क्या होता है, अंदर जाके अणुओं आयनों की संख्या बढ़ जाती है विद्युत अपघट्यों में, या फिर कम हो जाती है, अलग अलग कंडीशन होती है, तो उसके लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। यह नियम केवल अवाष्पशील विलेय के विलयनों पर लागू होता है, इसमें ताप स्थिर रहना चाहिए। तो राउल्ट के नियम की ये शर्तें हैं, ये सीमाएं हैं, इनके लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। तो मेरे हिसाब से साथियों ये जो है आपका जो चैप्टर फिनिश, विलयन वाला चैप्टर फिनिश है। अब आपके सिर्फ एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाकी रहा है, वो भी मैं करवा दूंगा 2 लेक्चर में। क्वेश्चन बैंक सीरीज पूरी कंप्लीट। ठीक है, अब आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, भले जी घबराए कुछ भी हो, लेकिन मेहनत करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है, हिम्मत रख के पढ़ाई करना है। जब सीटिंग लगाओगे तभी आप जो है अच्छे नंबर ला पाओगे। धैर्य रखना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, पेन चलाना पड़ेगा। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।